तुम लोगों ने जेफरी डामर का नाम तो सुना ही होगा। वो आदमी जो लोगों को मारकर उनके ऑर्गन से अपनी वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करता था। बिल्कुल वैसा ही केस दिल्ली के नोएडा में भी हुआ था। दिल्ली के पास नोएडा में एक निठारी नाम का विलेज है। ये एक ऐसी जगह है जिसे लोग पहले सिर्फ एक आम सी बस्ती समझते थे। मजदूर, काम वाले, रिक्शा चलाने वाले और डेली वेज वर्कर्स यहाँ अपनी छोटी सी जिंदगी जीते थे। कच्चे घर, पतली गलियां, बच्चों की खेलने की आवाज और वर्किंग क्लास फैमिलीज की रोज की स्ट्रगल, ये सब देखकर कभी लगता ही नहीं था कि इस बस्ती के नीचे एक इतना गहरा अंधेरा छुपा हुआ होगा। अगर आज भी आप निठारी का नाम किसी भी नोएडा या दिल्ली रेसिडेंट के सामने लो तो लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं है, इधर काफी सारे राज छुपे हैं। और पिछले कुछ दिनों से आपने न्यूज में एक ही नाम देखा होगा, सुरेंद्र कोहली। उसकी रिलीज की खबर ने पूरा सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज को एकदम कैप्चर कर लिया है। हाउ कैन दिस इवन हैपन? निठारी जैसे केस का एक कॉन्विक्ट, वो भी इतने सीरियस चार्जेस वाला, कैसे इतनी आसानी से बाहर आ सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है। इसलिए आज सुरेंद्र कोहली जेल से रिहा हो गया। सुरेंद्र कोहली को आखिरी मामले में भी क्यूरेटिव पिटीशन स्वीकार होने के बाद रिहाई अब उसकी हो चुकी है। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। पंडित दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा, क्यों रखा? लोग जेन्युइनली डर गए हैं और सबसे ज्यादा उनका सिस्टम पर से फेथ टूट गया है, क्योंकि ये इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। सुरेंद्र कोहली की बैकग्राउंड स्टोरी भी खुद एक साइकोलॉजिकल हॉरर की तरह है। 1970 में उत्तराखंड में एक एक्सट्रीमली पुअर फैमिली में सुरेंद्र पैदा हुआ था। वो एक बुचर का बेटा था और बचपन से ही कटिंग और स्लॉटरिंग देखते देखते बड़ा हुआ था। ये वो एनवायरनमेंट था जहाँ इमोशंस की वैल्यू कम और सर्वाइवल की वैल्यू ज़्यादा होती थी। सुरेंद्र जॉब के लिए दिल्ली आया, जहाँ हर माइग्रेंट की तरह उसने एक स्टेबल करियर ढूंढने की कोशिश की, बट डेस्टिनी ने उसे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहाँ उसके अंदर का अंधेरा पूरी दुनिया को दिखने वाला था। 2004 में कोहली ने मुनिंदर सिंह पंधेर के नोएडा सेक्टर 31 बंगलों में कुक की जॉब ज्वाइन करी। घर काफ़ी बड़ा और खाली था, और सबसे इम्पोर्टेंट, ओनर ज़्यादातर घर में होता ही नहीं था। पंधेर मोस्टली चंडीगढ़ रहता था, इसलिए बंगला अक्सर खाली पड़ा रहता था। और एक खाली साइलेंट घर एक डिस्टर्ब माइंड के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। कोहली को घर में ऑलमोस्ट अनलिमिटेड फ्रीडम मिल गई थी। टेरेस, मेन गेट, सर्वेंट क्वार्टर्स, हर जगह वो अकेला ही रहता था। पड़ोसियों को बस एक क्वाइट नौकर लगता था, एक नॉर्मल आदमी, पर उन्हें नहीं पता था कि इस आदमी के अंदर एक पूरी दुनिया पल रही है, एक डेंजरस, वायलेंट और मॉन्स्टरस दुनिया। कुछ महीने सब नॉर्मल चलता रहा। निठारी विलेज में कोई भी अनयूजुअल चीज नोटिस नहीं की गई, बट फिर एक दिन एक एक करके बच्चे गायब होने शुरू हो गए। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दिस इज द स्टोरी ऑफ द जेफरी डामर ऑफ इंडिया, सुरेंद्र कोहली। अगर आप अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज, हॉरिफाइंग केसेस, अननोन फोर्सेस और उनके हाउस, वेंस, वेयर्स को डीबंक करने में इंटरेस्टेड हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ मैं उन्हीं मिस्ट्रीज, मर्डर्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, वो आवाजें, वो शैडोज को लॉजिक के साथ डीकोड करता हूँ। प्लीज हिट सब्सक्राइब। 2006 से 2007 के बीच निठारी का जो ब्रूटल केस सामने आया, वो इंडियन क्राइम हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग चैप्टर बन गया है। पर इस कहानी की असली शुरुआत 2013 से होती है, जब निठारी के स्लम से बच्चों के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स धीरे धीरे बढ़ने लग गई। पेरेंट्स पहले कंफ्यूज थे कि ऐसे कैसे एकदम से उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है, और इसमें भी स्पेसिफिकली 16 से 20 साल के बच्चे ही गायब हो रहे हैं। निठारी का एक अजीब कॉन्ट्रास्ट था। एक साइड में बड़ी बड़ी पॉश कोठियाँ थी और बिल्कुल उसके सामने स्लम बस्ती, जहाँ गरीब मजदूर फैमिलीज रहती थी। जिन भी माँ बाप के बच्चे खो रहे थे वो सब काफ़ी डर गए थे, पर उससे भी ज़्यादा हेल्पलेस हो गए थे, क्योंकि नोएडा की पुलिस ने इस इशू में इन गरीब माँ बाप की कोई मदद नहीं करी थी। स्लम में टेंशन एक लेवल तक बढ़ चुकी थी। लोग अपने बच्चों को अकेला छोड़ने से डरने लगे थे। लेकिन पुअर फैमिलीज का सबसे बड़ा इशू था कि जब भी वो पुलिस स्टेशन जाते, उनकी बात को सीरियस लिया ही नहीं जाता। गरीबी का मतलब सिस्टम में इनविजिबल होना होता है, और ये रियलिटी ये लोग हर दिन फेस करते थे। नोएडा पुलिस की ये सबसे बड़ी गलती थी, वो मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट्स को लिखते ही नहीं थे। अगर पुलिस उन निठारी माँ बाप की आवाज़ सुन लेती, तब शायद बच्चों की कहानी कुछ और होती। पर जब कंप्लेंट लिखी ही नहीं जाती, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होती?
और इसी नेग्लिजेंस का रिजल्ट ये हुआ कि सालों तक बच्चे एक एक करके गायब होते रहे, बिना किसी ट्रेस, बिना किसी रिकॉर्ड, बिना किसी अर्जेंसी के। फरवरी 2005 में 14 साल की रिम्पा हल्दर सेक्टर 31 के पास से अचानक गायब हो जाती है। घर वाले परेशान, पर पुलिस का रिएक्शन वही पुराना, लड़की भाग गई होगी। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई लीड्स नहीं, और रिम्पा का केस धीरे धीरे बाकी मिसिंग फाइल्स की तरह ठंडा पड़ गया। महीनों बाद बस्ती के कुछ बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनकी बॉल एक बदबू मारते ड्रेन में गिर जाती है। 2 बच्चे अंदर जाके जब बॉल ढूंढने लगते हैं तो उनको एक पॉलीथीन बैग मिलता है जिसमें से इंसान के हाथ जैसा कुछ नजर आता है। इससे पूरी बस्ती शॉक्ड हो जाती है, और जब पुलिस आई तो उन्होंने सबको चुप करा दिया कि इधर कुछ नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, वो एविडेंस बैग पुलिस ले गई और फिर कभी नहीं मिला। ड्रेन कोई आम नाली नहीं थी, ये एक इनविजिबल बाउंड्री थी, एक तरफ पॉश नोएडा और दूसरी तरफ स्लम्स। और इस ड्रेन के बिल्कुल पीछे था एक घर, D5, जहां से निठारी का असली नाइटमेयर शुरू होने वाला था। रिम्पा हल्दर के केस को 1 साल ही हुआ था और निठारी अभी भी शौक में जी रहा था। तभी 7 मई 2006 को एक और 17 साल की लड़की पायल अचानक गायब हो जाती है। उसे लास्ट बार D5 घर के बिल्कुल सामने देखा गया था, वही घर जहां पहले से ही अजीब हरकतें नोटिस हो रही थी। रात होती गई पर पायल लौट कर नहीं आई, और उसके पापा नंदलाल बेचैनी से गलियों में अपनी बेटी को ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते उनकी मुलाकात एक ऑटो ड्राइवर से होती है, जिसका कहना था कि पायल ने उसे D5 के बाहर ही उतरने को बोला था, पर पैसे ना होने की वजह से उसने ऑटो वाले को बाहर ही वेट करने को बोला था। जब ड्राइवर ने काफी वेट करने के बाद बेल बजाई तो दरवाजा सुरेंद्र कोहली ने खोला और सीधा झूठ बोल दिया कि पायल पीछे गेट से निकल चुकी है। ड्राइवर को यह बात बिल्कुल गलत लगी, क्योंकि वो पूरा टाइम बाहर ही खड़ा था। नेक्स्ट डे नंदलाल पुलिस के पास पहुंचते हैं, पर यूजुअल रिस्पॉन्स, लड़की भग गई होगी। महीनों तक सिर्फ फॉर्मेलिटी विजिट्स होती रही, ना फॉरेंसिक, ना सर्च, ना क्वेश्चनिंग। थक कर नंदलाल सीधे नोएडा के SSP के पास गए, जिन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तब पहली बार पायल का फोन ट्रेस किया गया और लोकेशन चौंकाने वाली थी। 7 मई की शाम तक पायल का फोन D5 के अंदर एक्टिव था। फोन रिकॉर्ड्स में यह भी निकला कि पायल का लास्ट कॉल सुरेंद्र कोहली को ही था। कोहली को अरेस्ट किया गया, पर तभी केस में एंट्री होती है असली घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंदेर की, जिसके इन्फ्लुएंस से कोहली को बचाने की पूरी कोशिश की गई। D5 के अंदर सिर्फ कोहली और एक मेड माया रहते थे। पंदेर सिर्फ पार्टीज, गर्ल्स और अपने काम के लिए आता था। घर एक डार्क जोन था और पायल भी उसी ट्रैप का हिस्सा बन गई थी। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगी, पुलिस ने उल्टा नंदलाल को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। पर नंदलाल ने यही बोला कि अगर मेरी बेटी मजबूरी में कुछ करती थी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ढूंढना बंद कर दो। पायल का केस वो टर्निंग पॉइंट बना जहां से D5 के अंदर छुपा असली हॉरर पूरी दुनिया के सामने फटने वाला था। पंदेर के इन्फ्लुएंस से कोहली इस केस से बच जाता है। प्लस इट वाज एलिजेड के जिस पुलिस स्टेशन में नंदलाल ने कंप्लेन करी थी, उस पुलिस स्टेशन में पंदेर के अच्छे रिलेशंस थे, तभी शायद कोहली को काफी जल्दी निकाल दिया था। नंदलाल फिर से कोर्ट गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पुलिस ने उनकी कंप्लेंट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। और इस बीच नंदलाल ने यह ढूंढा कि पिछले 2 सालों में जितने भी बच्चे और औरतें मिसिंग हुए थे, उन सब का कनेक्शन सेक्टर 31 से मिल रहा था, और उनका लास्ट नोन लोकेशन D5 के आसपास ही था। ये पैटर्न देख के पुलिस को दोबारा वही ड्रेन एरिया चेक करना पड़ा। जब पुलिस वापस उसी नाली के पास गई तो उन्हें वहां और पॉली बैग्स मिले। उन बैग्स के अंदर से 17 सेट्स ऑफ स्कल्स और बोन्स निकले, जिनमें से 11 लड़कियों के थे। ये सब D5 के बाहर के एरिया से ही रिकवर हुआ था। 25 दिसंबर 2006 को फिर से अरेस्ट किए गए, क्योंकि ड्रेन से और पॉली बैग्स मिले, और भी बॉडी पार्ट्स, कुछ हाफ डिकम्पोज्ड, कुछ कंप्लीटली अनआइडेंटिफाइबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि विक्टिम्स के नेम्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। आइडेंटिफिकेशन के लिए बस DNA का ही ऑप्शन बचा था। पुलिस ने पहले कोई डिटेल रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी। जब यह न्यूज मीडिया तक पहुंची तो पूरा केस वायरल हो गया और लोगों में हड़कंप फैल गया। इन्वेस्टिगेशन में कोहली और पंदेर दोनों से आंसर्स मांगे गए, लेकिन उनकी तरफ से कोई यूजफुल रिस्पांस नहीं आया। 11 जनवरी 2007 को पूरा केस CBI को हैंड ओवर कर दिया गया, क्योंकि लोकल पुलिस पे अब किसी का भरोसा नहीं बचा था। दोनों कोहली और पंदेर लोगों की नजर में मॉन्स्टर बन चुके थे। उन्हें 60 डेज के अरेस्ट पर रखा गया, पर शुरू में पुलिस के पास सॉलिड प्रूफ ही नहीं था।
हर तरफ पॉली बैग्स मिल रहे थे, पर कोई डायरेक्ट क्लू नहीं था जो सीधा उन दोनों को कनेक्ट करे। 27 फरवरी 2008 को फाइनली कोहली ने कन्फेशन दिया और वही स्टोरी का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट था। जब 60 दिन के लिए अरेस्ट हुआ तब भी कोहली के अगेंस्ट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। हर जगह बैग्स मिल रहे थे, पार्ट्स मिल रहे थे, पर फिर भी कोई क्लियर क्लू नहीं। फिर 27 फरवरी 2008 को कोहली का शॉकिंग कन्फेशन आया। और जैसे ये उधर को देख रही थी, मैंने पीछे से इसी के स्प्रे से इसका गला दबा करके और इसको बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने का कोशिश किया और सेक्स करने का कोशिश किया। थोड़ी देर सेक्स करने की कोशिश करने के बाद उसके बाद जब सेक्स नहीं हो पाया मेरे से, मैंने गला दबा करके इसको मार दिया उसके चुन्नी से। उसने बोला कि वो बच्चों और औरतों को ल्योर करके घर लाता था। 9 लड़कियां, 2 बच्चे और 5 औरतें, ये सब उसने खुद काउंट करके बताया। वो इन विक्टिम्स को मार देता, उनकी डेड बॉडीज के साथ गंदी गंदी चीजें करता, फिर उन्हें ऊपर बाथरूम के बाथटब में रख देता था। वहीं उनके पार्ट्स कट करता, कुछ पार्ट्स अपने पास रख लेता और बाकी ड्रेन में फेंक देता था। एविडेंस खत्म करने के लिए वो उन पार्ट्स को रॉ या कुक करके खा भी लेता था। और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। और ये सब होता था 9 AM से 4 PM के बीच, जब कोहली और मुनिंदर दोनों घर में होते थे। कोहली ने यह भी बोला था कि वो मुनिंदर को लड़कियों के साथ फिजिकल होते देखता था और फिर उसने भी वही चीजें करनी शुरू कर दी थी। उसके हिसाब से उसने 20 से ज्यादा लोगों को मारा। सब इतने प्रिसीजन से कट किए गए थे कि पुलिस को पहले लगा ऑर्गन ट्रैफिकिंग का एंगल हो सकता है, पर कोहली के कन्फेशन एकदम वाइल्ड फैंटेसी जैसे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती रही, पर सवाल ये रहा कि घर के आसपास रहने वालों ने स्मेल या कुछ सस्पिशियस नोटिस क्यों नहीं किया। ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंगल भी चेक हुआ, पर कुछ प्रूफ नहीं मिला। 2009 में CBI ने रिम्पा हल्दर केस में कोहली को रेप और मर्डर के लिए डेथ सेंटेंस दे दिया। मुनिंदर के इन्वॉल्वमेंट का कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे बाद में रिलीज कर दिया गया, जबकि नार्को टेस्ट में उसने खुद कुछ चीजें कन्फेस की थी। कोहली ने बताया था कि उसने पहली बार एक लड़की को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने उसे नामर्द बोल दिया था, और फिर ये पैटर्न कंटिन्यू होता गया। लॉयर्स ने लूप होल्स पकड़ लिए, एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था, इवन दो कोहली ने सब कुछ खुद कन्फेस किया था। लास्ट में उसे उम्र कैद दे दी गई। पंधेर तो पहले ही बाहर आ गया था और वो आज भी खुलेआम घूम रहा है, और अब कोहली को भी कोर्ट ने बाहर कर दिया है। मतलब तुम लोग ये चीज देखो, जिस इंसान ने अपना क्राइम खुद माना है उसे सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली छोड़ दिया है, ये कह के कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? सुरेंद्र कोहली ने सच्ची में ये क्राइम्स कमिट किए थे, या फिर पंधेर ने अपने काले कारनामों को कोहली पे डाल दिया, या फिर इसका कोई और ही एंगल था? डू लेट मी नो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस।